नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत आपका अपने YouTube चैनल पर। और आज हम बीएड सेकेंड ईयर एंड बीएसटीसी सेकेंड का चैप्टर पढ़ेंगे। और वैसे चैप्टर है ये पॉलिटिकल साइंस का, लेकिन अपन कल पढ़ रहे थे कल मूल अधिकारों के बारे में। मूल अधिकार यानी ये जो टॉपिक है आप लोगों को बहुत ही फायदेमंद होगा। फायदेमंद इसलिए कि आप लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो वर्तमान में, और कंपटीशन की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो उसके आधार पर आपके लिए ये जो चीज है बहुत ज्यादा मात्रा में पूछी जाती है। यानी भारतीय संविधान का चैप्टर है ये मूल अधिकार, और भारतीय संविधान प्रत्येक व्यक्ति को आना चाहिए, ऐसा सभी लोगों का मानना है। और ऐसा शायद कोई कंपटीशन होता हो जिसमें ये चीज नहीं आती है। ठीक है, तो कल अपन ने पहला हमारा देखिए जो था समानता का अधिकार, वो हमने पढ़ लिया था। समानता का अधिकार जो मूल अधिकार था वो हमने पढ़ लिया था, जिसके आर्टिकल 14 से 18। आज अपन दूसरा पढ़ेंगे। दूसरा है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें कौन कौन से आर्टिकल आएंगे? 19, 20, 21 एंड 22। ठीक है, तो सबसे पहले आर्टिकल पढ़ते हैं अपन, आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 में क्या क्या चीजें हैं? ठीक है, अब यहाँ इस आर्टिकल में आपको शिक्षा से संबंधित कुछ चीजें देखने को मिलेगी। तो वो चीजें जब जहां पर अपना शिक्षा से संबंधित कुछ चीजें आएगी, शिक्षा में क्या क्या जुड़ा गया वो तो आपको बता दूंगा। तो आर्टिकल जो 19 है उसमें क्या विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, सॉरी प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस की स्वतंत्रता का अर्थ होता है कि यहाँ पर यानी आपको पता होगा कि किसी भी देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए 4 मुख्य आधार स्तंभ होते हैं। यानी किसी भी देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए 4 प्रमुख आधार स्तंभ होते हैं, जिसमें कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। और चौथा जो आधार स्तंभ माना गया वो मीडिया को माना गया है। मीडिया जो शब्द है वो मीडिएटर शब्द से बना है। मीडिएटर शब्द का अर्थ होता है बीच। यानी देखिए यहाँ पर बैठी है सरकार समझ गए ना, मान के चलो केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जो भी है सरकार, और ये है जनता। ठीक है, अब इस जनता और सरकार के बीच में एक कड़ी के रूप में कार्य करता है, वो होता है मीडिया, जिसे बोलते हो आप प्रेस। बोलते ना आप आज तक वाले हैं, जेटीवी वाले हैं, ये प्रेस का काम करते हैं। अब देखिए सरकार की कोई भी योजना है, सरकार की कोई योजना है, कोई स्कीम है, कोई जो भी कानून है वो जनता तक पहुंचाने के लिए, और जनता की कोई भी मांग है, ठीक है, वो सरकार तक पहुंचाने का जो कार्य करती है वो कौन करती है? मीडिया करती है। कौन करती है? तो मीडिया। तो यहाँ पर यानी आज मीडिया किसी भी व्यक्ति से कोई भी प्रश्न पूछ सकती है उससे जुड़ा हुआ। ठीक है, और आपने चीज देखा होगा कि मीडिया बोल सकती है अपने अधिकारों के लिए, वो सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं, क्योंकि आर्टिकल जो 19 है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि प्रेस यानी जो मीडिया है वो अपने आप में क्या है? स्वतंत्र है। उनका मूल अधिकार है, यानी किसी से कोई बात पूछना, उनके लिए बारे में जानना, उन सब का क्या है? वो मूल अधिकार है। उनको पूर्ण स्वतंत्रता है। उनके इस प्रकार उन्हें कोई किसी प्रकार से रोक नहीं सकता। वो चाहे तो संसद भवन में जा सकते हैं, चाहे तो वो किस जहाँ पर लड़ाई होती है, कुछ और हो रहा होता है, कोई क्रांति हो रही है, तो वहां जाकर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल जो 19 है उसमें क्या चीज लिखी गई? प्रेस की स्वतंत्रता है। क्या है? प्रेस की स्वतंत्रता। समझ में आ गई? यानी आज अगर किसी देश की स्वतंत्र मीडिया है, इसका मतलब उस देश में ये डेमोक्रेसी का लक्षण है। यानी डेमोक्रेसी जिस देश में है, लोकतंत्र जिस देश में है, वहां पर प्रेस की स्वतंत्रता है। ठीक है, इसके साथ साथ आर्टिकल 19 के कुछ सब टॉपिक भी है, जैसे 19 के या एक ले लो इसको यहाँ पर क्या है? इसमें विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की
स्वतंत्रता। विचार में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ होता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचार प्रस्तुत करने के, यानी जिस प्रकार से मैं बोल रहा हूँ उसी प्रकार से तुम भी बोल सकते हो। अपने विचार, अपनी अभिव्यक्ति, यानी उसके दिमाग में, उसके जहन में क्या चल रहा है वो चीज वो बता सकता है। बोलने की उसको स्वतंत्रता है, अपने विचार रखने की होने चाहिए मर्यादित। इस प्रकार से नहीं हो कि आप छत पर चढ़ जाओ और किसी को गाली गलौज करो, ऐसा नहीं है। ऐसा करोगे तो आपको मतलब दूसरों को परेशान करने का आप पे ऊपर इल्जाम भी लग सकता है। यानी विचार और अभिव्यक्ति की आप लोगों को क्या है, स्वतंत्रता है। या किसी भी प्रकार का कोई अपना विचार है, कोई कविता है, कोई पोएट्री है, किसी प्रकार की आपकी कोई मांग है तो वो आप बोल सकते हो। तो 19 जो क्या है वो क्या है, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। उसके बाद 19 है और यहाँ पे 2, यहाँ पे आपको किसी भी प्रकार की सभा करने की स्वतंत्रता है, सभा करने की स्वतंत्रता, सभा करने की स्वतंत्रता। ठीक है। 19 जो ग है यानी 3, यहाँ पे संगठन बनाने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता। 19 जो घ है नंबर 4, यहाँ पे आपको किसी भी क्षेत्र में विचरण करने की या भ्रमण करने की स्वतंत्रता, विचरण करने की स्वतंत्रता। ठीक है। उसके बाद में 19 ग और ग के बाद में अगली जो स्वतंत्रता आएगी आपको 19 अरे यहाँ पर 5 निवास करने की स्वतंत्रता, निवास करने की स्वतंत्रता। उसके बाद जय और यहाँ पे 7 व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता, व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता। देखो ये चीजें है सारी, यानी पहला जो आपके सामने है वो है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार में 19 बड़ा में और 19 के अंदर प्रेस की स्वतंत्रता, यानी प्रेस यानी मीडिया की स्वतंत्रता। उसके पश्चात देखिए 19 के कुछ सब टॉपिक है, जिसमें सबसे पहला कौन सा है, एक विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी प्रत्येक व्यक्ति को बोलने की स्वतंत्रता है। ठीक है। और 19 जो नहीं, 19 ये केवल भारतीयों के ऊपर लागू है, ये चीज और याद रखना। और आर्टिकल 44 यानी भारतीय संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, जिसमें जो संशोधन हुआ था वो 44वां संविधान संशोधन 1976, जिसके तहत 19 और 20 जो आर्टिकल है उनको अपन आपातकाल में विवादित नहीं होते हैं, ये आपातकाल में भी लागू रहते हैं। ठीक है। तो 19 कै के अंदर जो फर्स्ट है, यानी कै भी केवल एग्जाम में ना या तो ये दे देता है कै खे गे घे, अरे इसमें च नहीं दिया, 6 दे दिया, या 6 नहीं दिया तो 7 दे दिया, ये कहां गए वो भी आपको बता दूंगा मैं। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, केवल सीधा प्रश्न पूछ लेता है यहाँ से। यानी 19 कै में क्या है, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। उसके बाद 19 ख या 2 में सभा, यानी आपको किसी प्रकार की कोई सभा, कोई सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है। सभा करते ना अपन, जैसे ये कई बार कोई चीज हो जाती है उसके लिए अपन 5-10 आदमी इकट्ठे हो जाते हैं, उसके लिए कोई सभा करते हैं, कोई सम्मेलन बुलाते हैं। जैसे कोई भी कोई जयंती आ गई, कोई किस प्रकार का कोई उत्सव हो तो उसके लिए अपन कोई सभा बुलाते हैं, कोई सम्मेलन करता है, वो चीज यहाँ पे आपको स्वतंत्रता है। 19 गए या 3 में क्या है, संगठन बनने की स्वतंत्रता। जैसे अपन कई बार संगठन बना लेते हैं ना, कोई जैसे सफाई संगठन है, एबीवीपी है, सोपू है, कोई भी संगठन उसी प्रकार से संबंधित जो कि आप अपनी आवाज बुलंद करना चाहते हो उसी प्रकार का संगठन बनाने की आपको क्या है, स्वतंत्रता है। 19 गए या 4 में क्या, विचरण करने की स्वतंत्रता। विचरण यानी भ्रमण करने की स्वतंत्रता, यानी आप भारत के किसी भी क्षेत्र में जा आप घूम के आ सकते हो,
आपके पास पैसा होना चाहिए, आपके पास संसाधन होने चाहिए। आप चाहो तो गोवा जा सकते हो, आप चाहो तो कुल्लू जा सकते हो, मनाली जा सकते हो, कश्मीर जा सकते हो, किसी भी क्षेत्र में जाकर आप आबाद रूप से क्या कर सकते हो, भ्रमण कर सकते हो। उसके बाद 19 अड़ा या 5 इसमें निवास करने की स्वतंत्रता, यानी किसी भी क्षेत्र में जाकर आपके पास अगर पर्याप्त मात्रा में संसाधन है तो आप उस क्षेत्र में जाकर रह सकते हो। आपको कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा कि आपको तमिलनाडु में रहने के लिए, पश्चिम बंगाल में रहने के लिए या किसी भी क्षेत्र में जाकर आपको रहने के लिए मना करे भी ये मेरा प्लॉट है, ये मेरा गाँव, ऐसा नहीं है। यू आर इंडियन, आई एम इंडियन, तुम भी भारतीय हो, मैं भी भारतीय हूँ। किसी भी क्षेत्र में जाकर आप आबाद रूप से क्या कर सकते हो, भ्रमण कर सकते हो। ठीक है भाई। उसके बाद ये 19 6 और 6 ये जो थी, ये थी संपत्ति की स्वतंत्रता। 19 6 या 6 इसमें थी संपत्ति की स्वतंत्रता, संपत्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, जिसको 44वें संविधान संशोधन, संविधान संशोधन के अंतर्गत समाप्त कर दी गई। ठीक है भाई। और इसी के अंदर आर्टिकल 19 और आर्टिकल 20, ठीक है, ये केवल भारतीयों के लिए, ये केवल भारतीयों के लिए, भारतीयों के लिए। और तीसरी जो बात है, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 20 आपातकाल में भी लागू रहते हैं, आपातकाल में भी लागू रहते हैं। ठीक है, तो ये चीजें मैंने आपको बता दी। 19 जो है वो व्यापार वाणिज्य, यानी आपके आप भारत के किसी भी क्षेत्र में जाकर किसी भी प्रकार का व्यापार करने के लिए आपको क्या है, स्वतंत्रता मिली हुई है। ठीक है, ये आर्टिकल 19 और ये इसके सब टैग है। और 19 में क्या था, संपत्ति की स्वतंत्रता थी, जिसे 44 में संविधान संशोधन मोरारजी देसाई के नेतृत्व में इसे समाप्त कर दिया गया। उसके बाद आर्टिकल 19 और 20 जो केवल भारतीयों के लिए, 19 तक उन्होंने पढ़ लिया, 20 में पढ़ लेंगे। आर्टिकल 19 और 20 जो भारत में आपातकाल लगता है, इन पूरे देश में एक साथ लगता है, तो उसमें भी ये जो है वो बंद नहीं होते हैं, यानी 19 और 20 वो लागू रहते हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आर्टिकल 19 आपके समझ में आ गया होगा, यानी आर्टिकल 19 मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से समझा दिया है। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप मेरे को दोबारा बता देना। यानी आर्टिकल 19 हो गया। उसके बाद देखिए आर्टिकल 20 पढ़ेंगे पर आर्टिकल 19, आर्टिकल 20 जो है यानी प्रेस की 19 जो था वो था प्रेस की स्वतंत्रता, और 20 जो है वह दोष सिद्धि की स्वतंत्रता। आर्टिकल 19, आर्टिकल जो 20 है वो है दोष सिद्धि की स्वतंत्रता। सिद्धि की दोष सिद्धि, दोष सिद्धि क्या होता है? देखिए आज आप, मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, मेरी इच्छा होगी भादरा जाने की, मैं भादरा चला गया, इतनी इच्छा मेरी कर्णपुरा जाने की होगी, मैं कर्णपुरा चला गया। ठीक है, मैं स्वतंत्र हूं ना, लेकिन कई बार क्या होता है कि हमें कानून के द्वारा हम कोई कानून तोड़ देते हैं और हमारे ऊपर कोई धारा लग जाती है, और जब वो धारा लग जाती है तब हम अपराधी साबित होते हैं। तब हम क्या कर सकते हैं, फिर हमारे मूल अधिकार कहाँ चले जाते हैं? तो उसके लिए भी हमें कुछ सहयोग किया गया हमारे मूल अधिकारों के लिए। तो उसमें कुछ प्रकार, सबसे पहला आता है कि कानून तोड़ने वाला, इसमें कुछ सुविधा मिलती है आपको। तो सबसे पहली अगर हम बात करें क्या में क्या क्या, यानी आप दोष हो, यानी आप दोष से सबसे पहले क्या होगा कि अपराध करने वाला, अपराध करने वाला व्यक्ति दोषी है या नहीं, दोषी है या नहीं इसका पता करना। अपराध करने वाला व्यक्ति दोषी है या नहीं, इस बात का क्या करना, पता करना भी अपराध करने वाला व्यक्ति है नहीं। उसके बाद एक अपराध के लिए केवल आपको एक ही बार सजा मिलेगी,
एक अपराध के लिए एक बार सजा। ठीक है। और तीसरा है कि अपने विरुद्ध आपने सबूत देने के लिए बाध्य नहीं हो, यानी व्यक्ति अपने विरुद्ध सबूत देने के लिए क्या नहीं है, बाध्य नहीं है। व्यक्ति अपने विरुद्ध सबूत देने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है भाई, यानी ये चीज क्या है, सबसे पहले देखिए आर्टिकल 20 दोष सिद्धि की स्वतंत्रता, यानी आप मान के चलिए कि कोई व्यक्ति था और कोई व्यक्ति आकर आपको बोलता है कि आपने कोई दोष कर दिया, कोई अपराध कर दिया या किसी प्रकार की कोई घटना का अंजाम आपके ऊपर लगता है, भी आप अपराधी हो या नहीं हो पता नहीं, लेकिन आपके ऊपर कोई चार्जशीट लगती है, कोई पुलिस वर्ग का आदमी आकर आपको बोलता है कि आपके ऊपर इस प्रकार से एक धारा लगी है और आपको जेल में जाना होगा। तो इसमें आपको जेल में अगर जाना होगा तो आपके मूल अधिकार, आपकी जो स्वतंत्रता थी कहीं पर आने जाने की, तो एक प्रकार से समाप्त हो रही है कि नहीं हो रही। फिर भी आप लोगों को कुछ मौका मिलता है अपना दोस्त, आपने जो अपराध किया वो किया है कि नहीं है, कि गलत व्यक्ति को कोई सजा न मिल जाए। इसके लिए सबसे पहले क्या आता है कि जैसे कोई व्यक्ति ए है और उसको जेल में बंद कर दिया, तो उसके लिए ये सबसे पहले ये नोट किया जाएगा, क्योंकि उसके जो गवाह है, ये मान के चलो कोई व्यक्ति है जिसका नाम मान के चलो नरेश नाम का कोई लड़का है, और इस नरेश नाम के लड़के को क्या करता है कि पुलिस वाले पकड़ के लेके जाते हैं। अब पुलिस वाले पकड़ के लेके जाते हैं, पता नहीं नरेश ने अपराध किया है कि नहीं किया, वो किया है, वो तो जल्दी से जल्दी उसका क्या करना पड़ेगा, उसके गवाह लाने पड़ेंगे, उस जगह का मौका मुआयना करना पड़ेगा कि वास्तव में नरेश अपराधी है कि नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ कि अपराध करने वाला व्यक्ति दोषी है नहीं, इस बात का पता करना पड़ेगा। यानी मान के चलो नरेश को गिरफ्तार कर लिया और बाद में जो गवाह थे या कुछ और थे वो आते हैं और वो कहते हैं कि नहीं भी नरेश अपराधी नहीं है, जिसका मतलब वो 2 दिन जेल में रहा और 2 दिन उसकी स्वतंत्रता का हनन हुआ, तो उसका दोषी वो पुलिसकर्मी है जिसने उनको जेल में डाला है। तो इस प्रकार से जो कानून है वो अपने आप ऊपर कोई इल्जाम नहीं लेना चाहते, तो वो क्या करते हैं जल्दी से जल्दी ये साबित करती है कि जो मौका भी देती है ना अपने को, कई बार अपने को मौका देती है कि आप शाम तक वहां जाना, शाम तक वो कर लेना, अपने जमानत लेके आ जाना। उसी प्रकार से भी अपराध करने वाला व्यक्ति दोषी है या नहीं, इस बात की पुष्टि सबसे पहले करवाई जाती है। ठीक है, यानी अपराध करने वाला व्यक्ति दोषी है या नहीं, इस बात की पुष्टि होने के बाद ही उसे क्या किया जाता है, जेल में डाला जाता है, उसके ऊपर कोई चार्जशीट लागू होती है। दूसरा कि केवल एक अपराध के लिए एक ही बार सजा मिलती है, यानी आपने से कितने बड़ा अपराध किया हो उसकी जो सजा है वो एक ही सजा मिलेगी आपको। ये नहीं है कि आपने आदमी मार दिया या आपने 3 आदमी मारे और 3 आदमियों को मारने की सजा अगर फांसी है तो फांसी मिलेगी। ये नहीं है कि आपको पहले 20 साल की सजा सुना दी, फिर 20 की और सुना दी, फिर 30 की और सुना दी, यानी केवल एक अपराध के लिए एक ही बार सजा मिलती है आपको। बार बार ये नहीं है कि आप जमानत लेके आ गए फिर आपको दोबारा सजा मिल गई है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि एक अपराध के लिए केवल एक ही बार सजा मिलती है। ठीक है भाई। तीसरा जो है वो है कि व्यक्ति अपने विरुद्ध सबूत देने के लिए बात नहीं है, यानी कई बार आपने फिल्मों में देखा होगा कि व्यक्ति को मारा जाता है, पीटा जाता है, लेकिन बाद में उसको बोलता है कि तुम हाँ भर लो, हम तुम इतने पैसे देंगे या तुम अपने ऊपर ले लो, ये कर लो। तो व्यक्ति अपने विरुद्ध किसी भी प्रकार का कोई सबूत देने के लिए बात नहीं है। अगर उसके ऊपर कोई चार्जशीट लगती है, उसके ऊपर कोई चार्ज लगाया जाता है, उसके ऊपर कोई मारपीट की जाती है जेल में, तो फिर कानून को भी अपना जवाब रिएक्ट करना पड़ता है। ऐसा कुछ नहीं होता, व्यक्ति अपने विरुद्ध सबूत देने के लिए बातें नहीं है। तो अपने 19 पढ़ लिया, 20 पढ़ लिया। ठीक है, अब अपना आर्टिकल पढ़ेंगे 21। आर्टिकल तो 21 है, आर्टिकल 21 हुआ प्राणदैहिक स्वतंत्रता। आर्टिकल 21 जो है वह प्राणदैहिक स्वतंत्रता। प्राण है दैहिक स्वतंत्रता का अर्थ इसमें क्या होगा कि सबसे पहले यहाँ पे नंबर 1
क्या नहीं, यानी प्रत्येक भारतीय को जीने की स्वतंत्रता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो भारतीय है, प्रत्येक जो भारतीय उसको क्या जीने की स्वतंत्रता है। यानी ऐसा है कि आप चाहकर भी मर नहीं सकते, यानी प्रत्येक व्यक्ति जो है उसको क्या है, जीने की स्वतंत्रता है। प्रत्येक भारतीय को क्या है, जीने की क्या है, स्वतंत्रता है। ठीक है, यानी देखिए आपने देखा होगा कि कई बार कोई व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है या कुछ और कर लेता है तो उसको सजा का प्रावधान है ऐसा करने पर। यानी अगर वो जीवित रहता है तो उसको सजा मिलती है। यानी भारत में आत्महत्या करना भी क्या है, अपराध है। अगर कई देश हैं जैसे स्विट्जरलैंड है, वहां पर व्यक्ति आत्महत्या कर सकता है, लेकिन भारत में नहीं। भारत के अंदर अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है तो उसके ऊपर चार्जशीट लगती है, उसके ऊपर मुकदमा लगता है और वो व्यक्ति क्या हो सकता है, उसको सजा भी मिल सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब एक चीज और है, आर्टिकल 21 में, आर्टिकल 21 में 21 ए जोड़ा गया है, 21 ए इसका सब टॉपिक है ये आर्टिकल 21 में। यहाँ पर ये आपके लिए यहाँ पर आर्टिकल 21 में क्या है, प्रत्येक व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षा पाने का अधिकार है। प्राथमिक शिक्षा पाने का अधिकार है, ये चीज बहुत अच्छी है। आर्टिकल 21 क्या कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षा पाने का अधिकार है। देखिए मैंने अभी एक चीज आपको बता दी थी कि आर्टिकल आपातकाल जब लगता है ना तो आर्टिकल 20 और 21 प्रभावित नहीं होते, जबकि आर्टिकल 19 है वो सबसे पहले प्रभावित होता है। ठीक है, ये चीज मैंने आपको थोड़ी देर पहले बता दी थी कि जब भारत में कभी भी आपातकाल लगता है तो आर्टिकल 19 तो सबसे पहले प्रभावित होगा और आर्टिकल 20 और 21 जो है वो प्रभावित नहीं होते हैं। ठीक है, तो 21 क्या कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षा पाने का अधिकार है। और ये बात कही थी 86वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, 86वें संविधान संशोधन 86वें संविधान संशोधन 2002 में उस समय पीएम थे वाजपेयी, अखिल बिहारी वाजपेयी के समय ये अधिनियम पारित किया गया था। यानी 86वें संविधान संशोधन 2002 में ये चीज जोड़ी गई थी, जिसके अंतर्गत क्या हुआ था कि प्रत्येक व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षा पाने का क्या है, अधिकार है। ठीक है, और वो आर्टिकल कौन सा था, 21 का, प्रत्येक व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षा पाने का अधिकार है। 86वें संविधान संशोधन 2002 पीएम वाजपेयी ने ये बात की थी और ये आपके अगर देखें तो अपनी शिक्षा से संबंधित है। यानी आर्टिकल 21 का है जिसके अंतर्गत क्या प्रत्येक व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षा अपने 1 से 5 तक मान सकते हैं वो पाने का अधिकार है। और ये चीज बहुत ही अच्छी है, पहले नहीं था सा, ये 2002 में वाजपेयी के समय जोड़ी गई थी, जिसके अंतर्गत क्या हो गया कि प्रत्येक व्यक्ति अब क्या प्राप्त कर सकता है, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर सकता है, ये उसका अधिकार है। वो सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है अगर इसकी इस प्रकार की स्वतंत्रता उसको अगर नहीं मिलती है तो। ठीक है भाई, तो आर्टिकल 21 हो गया। उसके बाद आर्टिकल 22, आर्टिकल 22 इसके अंदर बंदी प्रत्यक्षीकरण से संबंधित, बंदी प्रत्यक्षीकरण से संबंधित। यानी यहां पर क्या होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण में, यानी आप मान के चलिए आपके ऊपर कोई अपराध लग गया, तो सबसे पहले आपके ऊपर कोई अपराध लगा तो अपराध लगने के बाद आप क्या कर सकते हो उसके बाद में, तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर इसका सब टॉपिक ये मान के चलो या कि सबसे पहले आप वकील से वार्तालाप कर सकते हो, वकील से वार्तालाप करने का आपको मौका मिलेगा, वकील से वार्तालाप की सुविधा। ठीक है, नंबर 2 यहाँ पर आप गिरफ्तारी का कारण भी पूछ सकते हो, यानी आपकी गिरफ्तारी जो आप होती है उसका कारण भी पूछ सकते हो, आप गिरफ्तारी का कारण भी पूछ सकते हो। पता कर सकते हो। ठीक है, और सी में अगर अपन देखें यानी आप गिरफ्तारी के कारण और उसके बाद में आपको 24 घंटे के अंदर अंदर न्यायालय में पेश करना पड़ेगा भी। ठीक है, 24 घंटे के अंदर
न्यायालय में पेश करना होगा, ताकि आपके ऊपर कोई जुर्म हो साबित हो जाए तो ठीक है, अगर साबित नहीं होता नापुफ नहीं कर दिया जाएगा। ठीक है, यानी आर्टिकल 22 क्या कहता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण से संबंधित है। यानी आपको बंदी बना दिया, सपोज करिए कि आपके ऊपर कोई अपराध लगा, लड़ाई झगड़ा हो गया, लड़ाई झगड़ा होने के पश्चात आपको बंदी बना लिया गया, फिर आप क्या कर सकते हो, तो फिर आपके पास सबसे पहले आप जेल में हो, और जेल में आपको सुविधा मिलेगी कि आप वकील से वार्तालाप कर सकते हो, यानी वकील को बता सकते हो कि मैंने इस प्रकार से अपराध कर दिया और मुझे इस प्रकार से वो मेरे गवाह है और मैंने इस चीज के लिए ये चीज की थी और आप मुझे बरी करवाओ या मेरी जमानत करवाओ। तो आपको हैंड टू हैंड, अगर जमानत आपने अगर कोई दोष छोटा मोटा दोष किया है तो आपको हैंड टू हैंड जमानत मिल जाती है उस समय। उसके पश्चात गिरफ्तारी का कारण पता कर सकते हो, यानी आपको कोई गिरफ्तार करता है, मैं पढ़ा रहा हूँ, कोई व्यक्ति मुझे गिरफ्तार करता है तो मैं उससे पूछ सकता हूँ कि मुझे गिरफ्तार करने के पीछे मेरा अपराध क्या है और क्या, वो चीज अपन पूछ सकते हो, अपने को लिखित में देगा पीछे ये चीज है, देखिए ये चीज है, आपने उस समय वहां पर ये चीज आप गलती की थी, आपने ये अपराध किया था और आपको इस अपराध के लिए मैं गिरफ्तार करने के लिए आया हूँ, वो आपको बताएगा। ऐसा नहीं आया आपको पकड़ा और जेल गाड़ी में डाला और जेल में डाल दिया, ऐसा कुछ नहीं है, ये प्रत्येक भारतीय के लिए लागू है। और सी 24 घंटे के अंदर आपको न्यायालय में पेश करना होगा, यानी आप 24 घंटे के अंदर आपको न्यायालय में पेश करना होगा। ऐसा नहीं कि आपको जेल के अंदर वो सुनाते रहेंगे, ठीक है, जेल में आपको वो कुछ सिर्फ 24 घंटे के लिए रख सकते हैं, 24 घंटे के बाद आपको वो जेल में रखने के अधिकारी नहीं है, आपको 24 घंटे के अंदर न्यायालय में लिया जाएगा। न्यायालय में ले जाने के बाद अगर आप न्यायाधीश जो सामने वाली पार्टी है उसके विटनेस होंगे, आपके भी विटनेस होंगे, आपका भी वकील होगा, उनका भी वकील होगा। अगर आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई दोष लगता है तो न्यायाधीश आपको सजा सुनाएगा, भी 5 महीने की, 10 महीने की, 10 साल की, 5 साल की, तो वो सजा आपको काट के आनी पड़ेगी, फिर आप फ्री हो जाओगे। अगर आपके ऊपर किसी भी प्रकार के कोई चार्जशीट नहीं लगती है तो आप उसी समय क्या हो सकते हो, फ्री हो सकते हो। ठीक है, तो आज हमने कौन सा आर्टिकल पढ़ा, स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा? स्वतंत्रता का अधिकार। कुल कितने आर्टिकल थे? 19, 20, 21, 22। हमने 19 पढ़ लिया, 20 पढ़ लिया, 21 पढ़ लिया, 22 पढ़ लिया, इन चारों के चार हमने पढ़ लिए। तो सबसे पहला कौन सा था? प्रेस की। तो प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता हमने पढ़ लिया, यानी मीडिया की स्वतंत्रता, जिसमें विचार अभिव्यक्ति की, सभा की, संघ बनाने की, उसके बाद में किसी भी क्षेत्र में आबाद रूप से भ्रमण करने की, निवास स्थान की और व्यापार वाणिज्य की, ये 6 स्वतंत्रता थी, आप लोगों को मैंने बता दी। उसके बाद दोष सिद्धि की स्वतंत्रता। दोष सिद्धि में यानी गिरफ्तारी का कारण है जिसमें आप एक अपराध के लिए एक सजा, वो सारी की सारी, अगर आप दोषी हो तो आप किस प्रकार से अपने अधिकारों के लिए या अपने मूल अधिकारों का प्रयोग कर सकते हो। उसके बाद आर्टिकल 21 प्राणवाधिक स्वतंत्रता, ये आपके भारत के अंदर आत्महत्या करना भी क्या है, एक प्रकार से अपराध है। ठीक है, उसके पश्चात 22 बंदी प्रत्यक्षीकरण से संबंधित, यानी आपको बंदी बना लिया जाता है। फिर आपके पास कौन से आर्टिकल बचता है, आपके पास कौन से राइट्स बचते हैं, ये चीजें भी आपके लिए है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है भाई, ये आर्टिकल 19 जो दूसरा स्वतंत्रता वाला था मैंने आपको बता दिया, आगे धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार होगा वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दिया जाएगा। और आपका भी कर्तव्य बनता है, देखिए वर्तमान में पटवारी की वैकेंसी आई हुई है और मूल अधिकार जो है वो आपके प्रत्येक कंपटीशन में काम आएंगे। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ रहे और आप निरंतर ऊंचाइयों को छुओ। धन्यवाद।